हेलो एवरीवन। बायोलॉजी के आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एनिमल किंगडम। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर बनते ही बनते हैं और मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक इसको बोला जाता है साइंस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर करना होती है, बहुत सारा हमको कन्फ्यूजन भी होता है। तो इस लेक्चर में हम सभी चीज़ों का सॉल्यूशन जो है वो निकालने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस टॉपिक में इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि जितना कवर करो उतना कम है। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लेते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करने का एक ही रूल है। क्या रूल है वो? इस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस लगाने हैं और सही क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मैंने टेस्ट सेक्शन में फ्रेंड्स इस टॉपिक के लगभग आपको 100 क्वेश्चन दे रखे हैं। वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसी टेस्ट में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अब टेस्ट लगाने से पहले थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए और एक अच्छी थ्योरी जो है वो हमारी कवर होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो टू द पॉइंट ऐसी इन्फॉर्मेशन है, सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। छोटे छोटे पॉइंट सारे बताऊंगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। जीव विज्ञान की फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी की 2 शाखाएं हमने बात करी थी, एक है बॉटनी और दूसरी है जूलॉजी, जंतु विज्ञान। इस जंतु विज्ञान जूलॉजी वाली शाखा के अंदर ही हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, उन्हीं का अध्ययन हम करते हैं। बॉटनी के अंदर हम जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, जिसे वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं, जंतु विज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एनिमल किंगडम वाले टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं। तो जूलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व में जंतु इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। इसलिए अरस्तु को जूलॉजी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। अब इस जूलॉजी के अंदर अलग अलग प्रकार के हमको जीव जंतु देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिनके नाम के हिसाब से, इनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन सभी जंतुओं को अलग अलग कैटेगरी में जो है वो बांटा गया है। इसे क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं, जिसमें हम जंतुओं के अलग अलग समूह की स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1735 ईस्वी में कैरलोस लिनियस ने अपनी एक बुक में, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, इस सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक के अंदर उसने 4000 से ज़्यादा जीवों का क्या करा है? क्लासिफिकेशन किया है। इसीलिए कैरलोस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कैरलोस लिनियस को कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा और इनकी बुक का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात कर रहे हैं प्राणियों की, जंतुओं की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशीय प्राणी जिनके पास में एक सेल होती है, दूसरे होते हैं जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब बहुकोशीय प्राणी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये 2 टाइप के बेसिकली प्राणी जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब एक कोशीय प्राणी जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उसके अंदर एक फाइलम आता है, एक समूह आता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ फाइलम कहते हैं, प्रोटोजोआ संघ कहते हैं। तो हमको ये एक स्टडी करना है इसके अंदर। वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो उसके अंदर हमको 9 फाइलम पढ़ना है, 9 संघ के बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, कार्डेटा जैसे फाइलम जो है वो हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मनुष्य जो होते हैं या फिर आपने एनिमल्स देखे होंगे, ये सब जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर के अंदर ही आते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो मल्टीपल सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, कॉर्डेटा में हम स्टडी भी करेंगे आगे। तो मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स कि प्राणी जो होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बिफोर हम एक एक करके इन फाइलम की स्टडी करें, उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कोई भी जीव होता है उसकी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मतलब उसका शरीर जब बनना स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक मतलब भ्रूण वाली स्टेज जो होती है, ठीक है, तो उस दौरान 3 लेयर का निर्माण जो है हमको देखने को मिलता है। किसी किसी जंतु जीव में 2 लेयर भी होती है और किसी में 3 लेयर भी होती है। ये जो लेयर होती है बेसिकली इनको क्या कहा जाता है? जर्म लेयर कहा जाता है या फिर बॉडी लेयर कहा जाता है। ये जो बॉडी लेयर, जर्म लेयर होती है, ये सेल्स की ही लेयर होती है। इसको ऐसे देखेंगे, मैंने आपको 3 लेयर बताई, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? एक्टोडर्म होती है। सबसे अंदर की जो लेयर होती है गट के ऊपर, मतलब आरनाल के वहाँ पर, वो हमको देखने को मिलती है एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो हमको सेल लेयर देखने को मिलती है वो होती है मेसोडर्म।
तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट लेक्चर हम जहाँ जहाँ पर भी डिस्कस करेंगे तो अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आपको कन्फ्यूजन बहुत होने वाला है। तो इसलिए पहले ये चीज़ क्लियर रख लीजिएगा। किसी भी जंतु की एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है वहाँ पर हमको किसी किसी में 2 लेयर देखने को मिलती हैं और किसी किसी में हमको 3 लेयर का निर्माण जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर हुआ आपको? तो अभी हमने एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की बात करी, तो उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हमने फाइलम देखे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको प्रोटोजोआ फाइलम देखने को मिला, मल्टीसेलुलर के अंदर हमको पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनालिडा, ऑर्थोपोडा और मोलास्का देखने को मिला। अब जो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाली हम बात कर रहे हैं, ये जितने भी प्राणी होते हैं इनके अंदर हमको सिलोम देखने को मिलता है। अब सिलोम क्या है ये चीज़ आप समझ लो, उसके बाद हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सिलोम जो होती है फ्रेंड्स, बेसिकली ये एक खाली जगह होती है। कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सिलोम कहते हैं। जो बॉडी वॉल होती है, शरीर की जो दीवार होती है, और एलिमेंट्री कैनल जो होती है, आहार नाल जो होती है, जिसे हम गट वॉल भी बोलते हैं, है ना, आहार नाल की परत भी बोलते हैं, उसके बीच में हमको एक खाली जगह देखने को मिलती है, मतलब बॉडी कैविटी देखने को मिलती है, जो कि एक तरल पदार्थ लिक्विड से भरी होती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? सिलोम कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये बॉडी वॉल है, यहाँ पर हम देखें सेंटर के अंदर, तो ये एलिमेंट्री कैनल हो गई या फिर गट वॉल, इसको समझ लेते हैं। इसके बीच में जो खाली स्पेस हमको दिख रही है, जहाँ पर ये तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? सिलोम कहते हैं। क्लियर? अब सिलोम के भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है सिलोमेट्स, दूसरा होता है एसिलोमेट्स और तीसरा होता है सूडोसिलोमेट्स। सिलोमेट्स में क्या होता है फ्रेंड्स? बॉडी कैविटी जो है हमको देखने को मिलती है, खाली जगह जो है उसकी उपस्थिति होती है। अब ये किन किन फाइलम में आता है? एनालिडा में, ऑर्थोपोडा में, कॉर्डेटा में, मोलास्का में, काइनोमेटा में, इन सभी में बॉडी कैविटी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आते हैं सभी सिलोमेट्स के अंदर। असिलोमेट्स की बात करें, जहाँ पर बॉडी कैविटी की उपस्थिति नहीं होती है, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये सभी जो फाइलम है, संघ है, ये असिलोमेट्स के अंदर आते हैं। मतलब इन जीव जंतुओं में बॉडी कैविटी जो होती है उसकी प्रेजेंस नहीं होती है। एंड लास्ट में सूडोसिलोमेट्स की बात करें तो इसमें फॉल्स बॉडी कैविटी जो है, झूठी गुहाएं हमको देखने को मिलती हैं। ट्रू बॉडी कैविटी नहीं देखने को मिलती है, जैसे कि सिलोमेट्स में हमको देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर एक फाइलम आता है, एक संघ आता है, जो कि है एस्केल्मिन्थीज। तो ये क्लियर हुआ आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये क्लियर करवाया है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलोम के हिसाब से इनकी जो कैटेगरी है वो भी हमने डिस्कस कर ली। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर के अंदर आने वाले सिर्फ एकमात्र संघ, प्रोटोजोआ संघ की, प्रोटोजोआ फाइलम की। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ, जैसा कि हमने डेफिनेशन में समझा था कि ये जो प्राणी होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशीय होते हैं, एक सेल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं फ्रेंड्स, ये पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? गोल्डफस्ट ने किया था। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बहुत ही साधारण और एक कोशीय, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। इस फाइलम के अंदर जो जंतु होते हैं उनकी बॉडी में हमको टिश्यू और कोई भी ऑर्गन जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। टिश्यू की बात कर रहे हैं हम। टिश्यू क्या होता है? देखिए, किसी भी जंतु की जो बॉडी होती है, किसी भी जीव की जो बॉडी होती है, वो सेल से मिलकर बनी होती है। एक ही तरीके के ग्रुप ऑफ सेल्स को ही क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर जितने भी जंतु आते हैं, जितने भी जीव आते हैं, उनकी बॉडी के अंदर हमको टिश्यू और ऑर्गन नहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर? इस फाइलम के अंदर इस संघ के जो जीव होते हैं उनकी शरीर की जो बाहरी सरफेस होती है, बाहरी सतह होती है, इसी के रास्ते क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इनका काम करता है। एक्सक्रिएशन जो होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया, वो इनकी बाहरी सरफेस के थ्रू ही होती है। तो ये क्लियर हुआ आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो इनके एग्जाम्पल से पूछेंगे। तो आपको मैं 5-6 एग्जाम्पल बताऊंगा, इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए, 2 तो सबको पता होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, ये 2 तो बेसिकली सबको पता होते हैं, ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटम को ही चप्पल जंतु कहा जाता है। चप्पल के आकार का दिखता है ये, इसीलिए इसको चप्पल जंतु कहते हैं। तीसरा आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूग्लिना। इसको ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। अभी एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किसे ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए, उसमें से यूग्लिना भी था, तो यूग्लिना को ही कहते हैं ग्रीन प्रोटोजोआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोम गैबियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोटोजोआ के कारण स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाता है, और सीसी मक्खी जो होती है वो इस प्रोटोजोआ का वाहक होती हैं। इसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया जो है ये फ्रेंड्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा जीव है।
मतलब जो प्रोटोजोआ फाइलम है इसमें सबसे बड़ा जो जीव है वो कौन सा है? एसिटेबुलेरिया है। ये सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। सबसे बड़े प्रोटोजोआ की तो बात कर ली, अब सबसे छोटे प्रोटोजोआ की बात करें तो वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर होना चाहिए। ओके, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटेबुलेरिया, सबसे छोटा प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। इन सभी एग्जाम्पल से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आने वाला एक फाइलम प्रोटोजोआ फाइलम हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। ओके, अब बात करेंगे हम नो फाइलम की, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, बहुकोशीय जीव के अंदर आते हैं। एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा की। इस फाइलम का नाम क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोर साउंड आ रहा है आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में, और पोर क्या होता है? छिद्र होता है। तो इस टाइप जितने भी जंतु होते हैं उनके अंदर हमको छिद्र देखने को मिलते हैं, मतलब पोर्स देखने को मिलते हैं। और इस फाइलम में आने वाले जितने भी जंतु होते हैं ये सारे के सारे खारे पानी में पाए जाते हैं। और खारा पानी जो होता है वो समुद्र का होता है, मतलब समुद्री चट्टान और जो ठोस पदार्थ होते हैं वहाँ पर ये सारे जंतु जो हैं वो पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर जो है बेसिकली हमको ये जीव जंतु देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन जंतुओं के शरीर पर छिद्र जो है वो देखने को मिलते हैं। तो उन छिद्र को, जो उन पोर्स को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टिया। और ये जो छिद्र हमने डिस्कस करे, इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, जो खाना होता है इनका, वो इनके शरीर में पहुंचता है। इन जीवों के शरीर में हमको आगे की तरफ, आगे सिरे पर एक बड़ा सा छिद्र देखने को मिलता है। इसे क्या बोलते हैं हम? ऑस्कुलम बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, देखिए ऊपर ऊपर हमको यहाँ पर इनके एक बड़ा सा छेद देखने को मिलता है, एक बड़ा सा पोर हमको नजर आता है, जो कि क्या होता है? ऑस्कुलम होता है। ये चीज क्लियर हुई आपको? पोरीफेरा फाइलम के अंदर आने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, मतलब अनियमित इनका आकार होता है। ये जीव जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते हैं, जहां पर होते हैं वहीं पर ही रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इस पोरीफेरा फाइलम के अंदर आने वाले जीवों को स्पॉन्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पॉन्ज। स्पंज के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस फाइलम के जो जीव होते हैं वो, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनमें क्या होता है फ्रेंड्स? कैनल सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है, मतलब नाल तंत्र जो होता है वो देखने को मिलता है। और ये जो कैनल सिस्टम होता है इसका काम क्या होता है? पूरे शरीर में जल का प्रवाह करना, वाटर फ्लो को मैनेज करना। तो कैनल सिस्टम हमको किस में देखने को मिलता है? स्पॉन्ज में देखने को मिलता है, पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया था, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इसके अलावा पोरीफेरा संघ के सदस्यों में हमको एक अलग टाइप की सेल भी देखने को मिलती है, जो कि है कॉलर सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कॉलर सेल बोल लो, या फिर क्वाइनोसाइट्स बोल लो, या फिर फ्लैगलेटेड सेल बोल लो, ये तीनों जो है वो एक ही है। किसी भी नाम से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखो, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये क्या है? एक स्पॉन्ज है। पोरीफेरा संघ के अंदर आने वाला एक जीव है, एक स्पॉन्ज है, ठीक है। अब इसकी जो बाहरी सरफेस आपको दिख रही है, ये क्या है? मेसेंचियम है। इसके अंदर जो हमको लेयर देखने को मिलती है उसे क्या बोलते हैं? क्वाइनोडर्म बोलते हैं। और इसी क्वाइनोडर्म में जो क्वाइनोसाइट्स होते हैं, मतलब कॉलर सेल जो होती है, ये धसी हुई होती है। आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये सेल है, आपको यहाँ पे साइड में एक इमेज भी दिख रही होगी। इसी को क्या बोलते हैं? कॉलर सेल बोलते हैं। इस कॉलर सेल के देखिए अंदर आपको एक पीछे की तरफ में एक रस्सी जैसा हमको यहाँ पर शेप दिख रहा है, एक धागे जैसा। ये जो धागा जैसा दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? फ्लागेला बोलते हैं। और ये फ्लागेला जो होता है ये शरीर के अंदर जल के बहाव को बनाने का काम करता है। इस स्पॉन्ज के अंदर जो वाटर के फ्लो को मैनेज करने का काम करता है वो कौन करता है? ये फ्लागेला करता है। तो फ्रेंड्स, ये कॉलर सेल जो होती है, फ्लैगलेटेड सेल जो होती है, ये स्पंगोकॉल, मतलब जो हमको ये बीच के अंदर जो कैविटी देखने को मिल रही है, इसको कैनल सिस्टम जो होता है उससे अलाइन करने का काम करती हैं। अगर हम इसको ईजी लैंग्वेज में समझें तो ये स्पंज गुहा जो है, ये स्पंज कैविटी जो है, ये खाली जगह, इसको एंडोडर्मल सेल्स से कनेक्ट करने का काम जो करती है वो कौन करती है? कॉलर सेल करती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमको जो ये स्पंज कैविटी देखने को मिल रही है, स्पंजोकॉल देखने को मिल रहा है, इसको कैनल सिस्टम से अलाइन करने का काम कौन सी सेल करती हैं? तो कौन सी करती हैं? कॉलर सेल करती हैं। तो ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए हमने इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लिया है। ये बीच में जो हमको खाली वाला स्पेस दिख रहा है, कैविटी देखने को मिल रही है, ये क्या है? स्पंज कैविटी है, स्पंज गुहा है। तो ये क्लियर हुआ, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये डीप में बताया है। क्लियर हुआ आपको? इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। संघ पोरीफेरा फाइलम में आने वाला देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल है। साइकन है, यूस्पंजिया है, यूप्लेक्टेला है, बहुत इंपॉर्टेंट, और स्पंजिला है।
तो ये 4 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फाइलम आता है फ्रेंड्स हमारा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ जो है इसका नया नाम जो है वो क्या है, निडेरिया है। इसे निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये। इस फाइलम के जो जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इस फाइलम के अंदर आने वाले प्राणियों की जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, वो धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में ब्लड जो होता है वो नहीं देखने को मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्लड नहीं होने के बाद भी ये जो जंतु होते हैं ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके अंदर नहीं होने के बाद भी ये सांस लेते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। इस सिलेंट्रेटा संघ के अंदर आने वाले जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ना ही एक्सक्रेटरी मैकेनिज्म होता है, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र होता है। उसके बाद भी ये जो जंतु होते हैं ये सांस लेने का काम करते हैं। क्लियर हुआ आपको? इस संघ के अंदर जो जीव आते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है 2 सेल की परतों से मिलकर बनी होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये 3 लेयर हमने डिस्कस करी थी। तो सिलेंट्रेटा संघ के अंदर आने वाले जीवों में 2 लेयर हमको देखने को मिलती हैं। एक तो एक्टोडर्म जो कि बाहरी परत होती है और एक आंतरिक परत एंडोडर्म। मेसोडर्म जो होती है बीच वाली लेयर, वो हमको सिलेंट्रेटा समूह में आने वाले जंतुओं के अंदर नहीं देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में देखिए क्लियर करा था, नहीं तो फिर अगर डायरेक्टली मैं आपको ये बताता तो समझ में नहीं आता आपको। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। 3-4 एग्जाम्पल है इसके। सबसे पहले हम बात करते हैं मूंगा की। इन्हें कोरल्स कहते हैं। मूंगा, कोरल्स, प्रवाल, ये जो होते हैं सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इन्हें जो है समुद्र का बगीचा भी कहते हैं। किसे? मूंगा को। आपने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हमको पूर्व में देखने को मिलती है। उसका निर्माण जो हुआ है वो इन्हीं जंतुओं के द्वारा हुआ है, इन्हीं मूंगा, इन्हीं कोरल्स के द्वारा उसका निर्माण हुआ है। ये जंतु जो होते हैं ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं। उसी से ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है ब्रेन कोरल। इसी का एक टाइप है ये मेड्रिना परिवार की एक पथरीली मूंगे की जाति है। इसका शरीर जो होता है थोड़ा सा नरम होता है और एक ट्यूब के आकार का होता है। ये जो जीव होता है ये बड़े समूह में एक साथ रहता है। ध्यान रखना, ब्रेन कोरल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी खोज किसने करी थी? ल्यूवेनह्यूक ने करी थी। और हाइड्रा जो होता है ये मीठे जल में पाया जाता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। सिलेंट्रेटा में आने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें रक्त नहीं होता है, तो हाइड्रा में भी नहीं होता है। और उसके बाद भी ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी में पूछ लिया था अभी लेटेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स एग्जाम में बनते हैं। मैं आपको वहाँ पर भी बताते चल रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे से फोकस्ड होकर उस सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है ओलेरिया। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसे क्या कहा जाता है? जेली फिश के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 एग्जाम्पल, मूंगा, कोरल, हाइड्रा, ब्रेन कोरल और ओरेलिया, जिसे जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फाइलम की तरफ चलते हैं। अगला संघ आता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। इस संघ में, इस फाइलम के अंदर आने वाले जीवों को फ्लैट वॉर्म्स या फिर टैप वॉर्म के नाम से जाना जाता है, चपटेक्रमी या फिर फीताक्रमी के नाम से। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इन जीवों का शरीर जो होता है वो एकदम फ्लैट होता है, चपटा होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। बेसिकली ये एक पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। इन सभी जीवों में एलिमेंट्री कैनल जो होती है, आहार नाल, वो हमको नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए ये सभी जीव जो है वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब ही यही होता है कि वो जीव जो कि अपने खाने के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? पैरासाइट बोला जाता है या फिर परजीवी बोला जाता है। क्लियर हुआ आपको? ये जो पैरासाइट होते हैं ये हमारे फ्रेंड्स यकृत में पाए जाते हैं, जो हमारा लीवर होता है वहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। ये सभी जो जीव है इनका जो स्थान होता है बेसिकली वो कहाँ होता है? मनुष्यों के अंदर, पालतू पशु, जंगली जंतु जो होते हैं उनमें ये आश्रय करते हैं और इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेनेरिया, ये जो फ्लैटवॉर्म है ये ताजे जल की एक चपटी क्रमी है, मतलब फ्लैटवॉर्म है। इसके अलावा फेसियोला, ये लीवर फ्यूक वॉर्म है। और तीसरा आता है टीनिया सोलियम, ये एक टैप वॉर्म है, मतलब फीताक्रमी है, जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक एंडोपेरासाइट है, अंत परजीवी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टीनिया सोलियम। देखिए फ्रेंड्स, टीनिया जो है ये एक टैप वॉर्म है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो यहाँ पर ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम जो है ये कंप्लीट होता है। अगले संघ की तरफ चलते हैं। अगला फाइलम आता है हमारा एस्केलमिन्थेस।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, सूडोसिलामेट्स के अंदर हमको एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो कि है एस्केलमिंथीज का। मतलब इसमें फॉल्स बॉडी कैविटी देखने को मिलती हैं, झूठी गुहाएं देखने को मिलती हैं। ट्रू बॉडी कैविटी जो है इन जीवों में हमको नहीं देखने को मिलती हैं, जैसा कि हमको सिलोमेट्स के अंदर देखने को मिलती थी। एस्केलमिंथीज की बात करें फ्रेंड्स हम, तो इसको निमेटोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली राउंड वॉर्म्स होती है, गोल कृमि होती है, और ये अधिकतर बच्चों में बीमारी फैलाती है, और ये अधिकतर बच्चों में बीमारी फैलाते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनमें से कौन गोल कृमि है, राउंड वॉर्म्स हैं, कौन है? एस्केलमिंथीज हैं। इन जीवों का जो आकार होता है वो गोल होता है, और ये फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों टाइप के हो सकते हैं। पैरासाइट प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। खुद ही अपना खाना भी ढूंढ लेंगे और खाने के लिए दूसरों पे भी आश्रित होते हैं, तो दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमको दो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, एस्कैरिस थ्रेडवर्म और पिनवर्म। जो पिनवर्म और थ्रेडवर्म होते हैं ये मुख्य रूप से बच्चों की आंतों में पाए जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी गुदा में, एनल में बेसिकली ये थ्रेडवर्म जो है ये पाए जाते हैं। इससे बच्चों को क्या होती है, काफ़ी चुंचनाहट भी होती है, भूख भी कम लगती है और उल्टियाँ भी हमको देखने को मिलती हैं। तो हम बात करते हैं ना पेट में कीड़े पड़ गए बच्चों के, वो ये होते हैं पिनवर्म और थ्रेडवर्म। क्लियर हुआ आपको? यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगले फाइलम की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, जो कि आता है हमारा एनेलिडा। छोटा सा ये पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनेलिडा संघ के अंदर आने वाले जो जीव होते हैं, देखिए वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कोई पानी में भी रह सकता है, जली भी हो सकता है, कोई स्थलीय भी हो सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है, कोई पैरासाइट भी हो सकता है जो कि खाने के लिए दूसरों पर आश्रित हो, और पैरासाइट नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के प्राणी जो है वो हमको देखने को मिलते हैं एनेलिडा के अंदर। इनका जो शरीर होता है वो खंडों में बटा होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें एनेलिडा संघ के तो उसके अंदर आता है केंचुआ, दूसरा एग्जाम्पल है जोंक। तो ये दो एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केंचुए का आप साइंटिफिक नेम जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था ये फेरेटिमा पोस्थुमा। ये केंचुए का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? फेरेटिमा पोस्थुमा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम हम डिस्कस करते हैं जो कि है ऑर्थोपोडा। प्राणी जगत का ये सबसे बड़ा फाइलम है। ये एनिमल किंगडम के अंदर आने वाला सबसे बड़ा जो फाइलम है, सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। ऑर्थोपोडा के अंदर आने वाले जो जीव होते हैं उनके पैर जो होते हैं बेसिकली जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। इन जीवों के शरीर का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन नामक एक पदार्थ से बना हुआ होता है जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 2/3 ऑर्थोपोडा जीव ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जो होते हैं वो जल में भी रह सकते हैं, स्थल पे भी रह सकते हैं, वायु में भी रह सकते हैं, कहीं पर भी हमको देखने को मिल जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वो बेसिकली 3 भागों से मिलकर बना होता है। सर, मध्य भाग होता है और पैर होता है। ऑर्थोपोडा संघ के अंदर, ऑर्थोपोडा फाइलम के अंदर हमको इंसेक्टा क्लास भी देखने को मिलती है, मतलब कीट वर्ग भी देखने को मिलता है, जो कि इसी फाइलम की सबसे बड़ी क्लास है। कौन सी? इंसेक्टा क्लास, कीट वर्ग। इस संघ के अंदर आने वाले जीवों में हमको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र। अब जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है। इस फाइलम, इस संघ के अंदर जलीय जीव जो होते हैं उसमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, मतलब जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो क्लोम के द्वारा होती है, गिल्स के द्वारा होती है। जबकि इस संघ के अंदर आने वाले स्थलीय जीव जो होते हैं, लैंड क्रिएचर्स जो होते हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की जो प्रोसेस होती है वो ट्रेकिया के द्वारा होती है, श्वास नली के द्वारा होती है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं आपसे कि इनमें से किस संघ के जो जीव हैं वो अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, श्वसन की क्रिया जो है वो क्लोम के द्वारा करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें इस फाइलम के तो इसमें आते हैं बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, क्रेफिश, सिल्वर फिश, मधुमक्खी, कॉकरोच, टिड्डी, तितली, मच्छर और कान खजूरा। तो ये जितने भी हमने डिस्कस करे ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमने कॉकरोच की बात करी तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कॉकरोच का जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो सफ़ेद रंग का होता है। 3 जोड़ी पैर इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके जो हार्ट के अंदर हमको चैम्बर जो देखने को मिलते हैं वो कितने देखने को मिलते हैं? 13 मिलते हैं। 13 कक्ष पाए जाते हैं इसके हृदय के अंदर, हार्ट में। और ये जो अपना रेस्पिरेशन है वो ट्रेकिया के माध्यम से करता है, श्वास नली के माध्यम से ये अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। हार्ट चैम्बर की हमने बात करी यहाँ पर, बेसिकली हार्ट चैम्बर की मदद से दिल से खून का बहाव जो है वो फेफड़ों तक पहुँचता है। क्लियर हुआ आपको? इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमने कीट वर्ग की बात करी, क्लास इंसेक्टा की बात करी हमने,
उसके अंदर आने वाले जो जीव होते हैं उनमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं, मतलब कुल 6 पैर होते हैं उनमें। कीट वर्ग में 6 पैर वाले जंतु आते हैं, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। वो कौन कौन से हैं? कॉकरोच हुए, मच्छर हुए, सिल्वर फिश हुई, क्रे फिश हुई, ये सब कीट वर्ग के अंदर आते हैं, इंसेक्टा क्लास के अंदर आते हैं। अब मकड़ी हुआ, बिच्छू हुआ, ये सब जो है ये कीट वर्ग में नहीं आते। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। उसी तरीके से बिच्छू हुआ, घुन हुआ, टिक हुआ, ये सभी जो है इंसेक्टा क्लास के अंदर नहीं आते हैं, कीट वर्ग में नहीं आते। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि इनमें से कौन सा जो जीव है वो कीट वर्ग में नहीं आता है। और मकड़ी आपको ऑप्शन में दे दिया, तो मकड़ियाँ जो है वो कीट वर्ग में नहीं आती हैं क्योंकि उसके 8 पैर होते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो क्लास इंसेक्टा है उसके अंदर जो जीव आते हैं उनके 6 पैर होते हैं। क्लियर? मकड़ियों के केस में ध्यान रखिएगा, जो मादा मकड़ी होती है उसे ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता है। इनके 8 पैर होते हैं, 4 जोड़ी आंखें होती है और इनमें रीढ़ की हड्डी जो होती है वो नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम हम डिस्कस करते हैं जो कि आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा। इस फाइलम के जितने भी सदस्य होते हैं ये सारे समुद्री जीव होते हैं। इन जीवों की जो स्किन होती है वहाँ पर हमको कांटे देखने को मिलते हैं। इस संघ में आने वाले जीवों में हमको वाटर कन्वेयंस सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है, जल संवहन नाल तंत्र, जो कि इनके घूमने में सहायता प्रदान करता है। इकाइनोडर्मेटा अगर समूह में अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टारफिश आती है। इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है? एस्टेरियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड एग्जाम्पल है समुद्री अर्चिन, इसे अरस्तु का लालटेन भी कहा जाता है और इकाइनस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्री अर्चिन को अरस्तु का लालटेन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा, ये भी इकाइनोडर्मेटा संघ का एक एग्जाम्पल है। एंड लास्ट में आता है ब्रिटल स्टार, जिसे ऑफियोरा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ये 4 एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ध्यान देने वाली बात कि ये सभी जितने भी जंतु है ये सारे मछलियाँ नहीं है। स्पेशली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टारफिश से रिलेटेड कि इनमें से कौन जो है वो मछली नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ऑप्शन दे देंगे आपको। स्टारफिश उनमें से आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो स्टारफिश एक मछली नहीं है, ये इकाइनोडर्मेटा समूह में आती है स्टारफिश। यहाँ पर हम एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। देखिए स्टारफिश है, स्टार जो होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? आकाश में होते हैं। तो फिश आकाश में क्या करेगी? तो ऐसे आप दिमाग में इसको बिल्कुल सेट कर लीजिए, स्टारफिश एक मछली नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट हम देखिए फाइलम की तरफ चलते हैं जो कि आता है हमारा संघ मोलास्का। संघ मोलास्का की बात करें तो इस संघ में आने वाले जीवों का शरीर जो होता है बहुत ही मुलायम होता है, इसीलिए इन्हें मोलास्का कहा जाता है। ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत ही अधिक मुलायम होता है और उनके शरीर पर विशेष प्रकार का एक कवच देखने को मिलता है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का एक विशेष प्रकार की शेल हमको देखने को मिलती है, कवच देखने को मिलता है मोलास्का समूह में आने वाले जीवों पर। क्लियर? इस फाइलम के मैक्सिमम जो जीव होते हैं वो समुद्र के अंदर होते हैं, कुछ जो होते हैं वो स्वच्छ जल और सरफेस पे भी पाए जाते हैं। अगर इस समूह में आने वाले जीवों में श्वसन की बात करें कि वो अपनी श्वसन की प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा करते हैं, तो वो गिल्स के माध्यम से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पानी में पाए जाने वाले जीवों का मोलास्का जो है ये एक सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा फाइलम है। लगभग 8 लाख जो प्रजातियां हैं हमको देखने को मिलती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करें तो ऑक्टोपस आता है इसके अंदर, सीपिया आता है जिसे कटल फिश कहते हैं, सीप आता है, हेलियोटिस आता है और लास्ट में पायला जिसे घोंगा भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने ऑक्टोपस की बात करी थी, तो ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दिमाग जो होता है वो नहीं होता है ऑक्टोपस में, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फाइलम हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, जो कि आखिरी हमारा कॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा को हम डिस्कस करें उससे पहले हम देखिए एक छोटा सा पोर्शन है इसका, हेमिकॉर्डेटा, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं फिर कॉर्डेटा की तरफ चलते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो इस संघ के सभी प्राणी जो होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं और वॉर्म के लाइक हमको दिखाई देते हैं। जो कृमि होती है वॉर्म, उसके हमको जैसे दिखाई देते हैं। इस फाइलम में आने वाले जो जीव होते हैं उनका शरीर जो होता है वो बेलनाकार होता है। इन जीवों में जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र, वो एक बंद प्रकार का होता है और रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो क्लोम के थ्रू होती है, गिल्स के द्वारा होती है। इसके एग्जाम्पल 2 है, पर उन्हीं दोनों से क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। एक है बेलेनोग्लोसस और सेकेंड है सेकोग्लोसस। तो ये 2 एग्जाम्पल इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बेलेनोग्लोसस से, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अब आते हैं फ्रेंड्स हम कॉर्डेटा पर। कॉर्डेटा फाइलम डिस्कस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको यहाँ से भी देखने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से फोकस होकर इसको पढ़िएगा। देखिए
इस संघ की बात कर रहे हैं, इस फाइलम की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के संघ के अंदर आने वाले जीवों में हमको 4 कॉमन फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं। जब इनका डेवलपमेंट होता है उस दौरान हमको 4 फीचर जो है वो इस संघ के अंदर आने वाले जंतुओं में हमको देखने को मिलते हैं। अब ये 4 कॉमन फीचर क्या होते हैं? नोटोकॉर्ड, डोर्सल नर्व्स कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल और फेरिंजियल स्लिट्स, मतलब क्लोम छिद्र। हिंदी में भी इनके नाम है पृष्ठ रज्जु, तंत्रिका रज्जु, पश्च पुच्छ और क्लोम छिद्र। तो ये 4 जो कॉमन फीचर हैं ये इस संघ में आने वाले जंतुओं में हमको डेवलपमेंट के दौरान देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो 4 कॉमन फीचर की हमने बात करी है, ऐसा नहीं है कि इनकी पूरी होल लाइफ में ये 4 कॉमन फीचर जो है हमको देखने को मिले। जैसे जैसे इनकी बॉडी में डेवलपमेंट होता है कुछ कुछ जो फीचर्स होते हैं इनके वो वेनिश भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन का ही देखें, मनुष्य का ही देखें, तो जब हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब उस दौरान हमको गिल्स देखने को मिलती है। जो मछलियों में जहाँ से श्वसन होता है ना, उस तरीके की हमको गिल्स छिद्र जो है वो देखने को मिलते हैं जहाँ से हमारी श्वसन की प्रोसेस होती है। पर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, लंग्स का जब हमारा निर्माण होता है तब वो क्या होते हैं, वेनिश हो जाते हैं। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि ये 4 कॉमन फीचर जो है ये इन जीवों में होल लाइफ में हमको देखने को मिले। समय के साथ में ये फीचर जो होते हैं ये वेनिश भी हो जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये एक एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण है, इसका विकास हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो शुरुआती स्टेज में देखेंगे आप तो ये एम्ब्रियो के अंदर की तरफ देखिए आपको ऑरेंज कलर की एक यहाँ पर स्ट्रिंग देखने को मिल रही होगी, ये होती है नोटोकॉर्ड। सबसे बैक साइड में हमको एक लॉन्ग कैविटी देखने को मिलती है जो कि है डोर्सल हॉलो नर्व्स कॉर्ड। फ्रंट की तरफ में हमको माउथ देखने को मिलता है। एंड नीचे की तरफ में जो हमको यहाँ पर देखिए गिल्स छेद जो देखने को मिलते हैं ये है फेरिंजियल स्लिट्स। एंड देखिए पीछे की तरफ में यहाँ पर ये पोस्ट एनल टेल जो है वो हमको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से 4 कॉमन फीचर जो है वो हमको देखने को मिलते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान। इन चारों को जल्दी से हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, नोटोकॉर्ड की बात करें तो ये मेसोडर्म टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, जो हमने स्टार्टिंग में 3 लेयर डिस्कस करी थी। जर्म लेयर, उसमें से देखिए एक मेसोडर्म टिश्यू जो होती है उन्हीं से मिलकर बनी होती है नोटोकॉर्ड। ये बेसिकली कार्टिलेज से मिलकर बनी होती हैं, उपास्थि से मिलकर बनी होती हैं, जो बहुत ही लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। और इसका काम क्या होता है, नर्व कॉर्ड जो है उसको सपोर्ट देना, जो डोर्सल नर्व्स कॉर्ड है उसको सपोर्ट करना। इसके बाद आती है डोर्सल नर्व्स कॉर्ड। ये एक्टोडर्म टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं और नर्व्स फाइबर का एक समूह होती हैं जो कि मस्तिष्क ब्रेन को मसल्स और शरीर के अन्य अंगों से कनेक्ट करती हैं, डोर्सल नर्व्स कॉर्ड। इसके बाद आती है पोस्ट एनल टेल। ये शरीर के पीछे वाले भाग पर हमको देखने को मिलती है। कुछ जीवों में जो पूंछ में हमको स्केलेटन मसल जो है वो देखने को मिलती हैं, जो कि उन्हें संतुलन, बैलेंस बनाने और मूवमेंट करने में मदद करती हैं। एंड लास्ट में फेरिंजियल स्लिट्स की बात करें, क्लोम छिद्र की, तो जैसा कि आप यहाँ पर देखिए मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमको गिल्स जो दिख रहे हैं, ये जो हमको लंबे लंबे छेद देखने को मिल रहे हैं, ये मुंह को गले से जोड़ती है और वाटर फ्लो को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो ये कॉमन 4 फीचर है। आजकल एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसीलिए हमने ये चीज़ अच्छे से डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं कि इस कॉर्डेटा फाइलम के अंदर कौन कौन से जीव हमको देखने को मिलते हैं। तो इस संघ के अंदर हमको कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य भी आता है इसके अंदर, बकरी, घोड़ा, हाथी, ये सभी जंतु जो होते हैं वो इसी संघ में आते हैं। अब कॉर्डेटा वर्ग को समझने के लिए छोटे छोटे वर्गों में इसे डिवाइड किया गया है, जैसे कि मत्स्य वर्ग हो गया, क्लास पीसेस हो गया, फिर एम्फीबिया हो गया, उभयचर वर्ग हो गया, रेप्टिलियन हो गया, सरीसर्प वर्ग जहाँ पर हमको सांप की कैटेगरी देखने को मिलती है, फिर एविस आ गया, पक्षी वर्ग, और लास्ट में मैमेलिया जहाँ पर स्तनधारी वर्ग की बात होती है। इसी में मनुष्य आते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी वर्गों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मत्स्य वर्ग की। इसके अंतर्गत मछलियाँ आती है। बेसिकली मछलियाँ जो होती है वो अपना जो रेस्पिरेशन है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके थ्रू करती हैं, गिल्स के थ्रू करती हैं। मछलियों का जो हार्ट होता है उसके अंदर हमको 2 चैम्बर देखने को मिलते हैं, 2 कक्ष देखने को मिलते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर इसके एग्जाम्पल हम देखें तो उसमें आती है, देखिए, शार्क। यहाँ पर एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि शार्क में हमको कोई भी हड्डी जो है वो नहीं देखने को मिलती है। शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है। इसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। किसे? शार्क को। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शार्क में कितनी हड्डियाँ होती है। आपको ऑप्शन दे देंगे 10, 250, 0 और 300। तो 0 हड्डियाँ होती है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल हमारा हिप्पोकैम्पस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा या फिर अश्वमीन के नाम से भी जाना जाता है, सी हॉर्स के नाम से। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है ये हिप्पोकैम्पस। इसका नाम क्या है? सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, मैमल के अंदर पढ़ेंगे हम। समुद्री घोड़ा जो होता है, सी हॉर्स जो होता है, ये एक मछली है। पर समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है ये आते हैं मैमल के अंदर, मतलब स्तनपायी के अंदर। अभी हम आगे स्टडी भी करेंगे।
पर आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। समुद्री घोड़ा एक मछली है, समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है ये मैमल है, ये स्तनपायी में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है गेम्बूसिया। बहुत इंटरेस्टिंग फिश है ये। गेम्बूसिया जो है इसे मॉस्किटो फिश भी कहते हैं, मतलब तालाब कुओं में इसको छोड़ने पर ये मच्छरों को क्या करती है, नियंत्रित करके रखती हैं। तो गेम्बूसिया ध्यान रखिएगा, मॉस्किटो फिश। एंड लास्ट में आती है, इसके बाद आती है स्टोन फिश, पाषाण मछली भी बोलते हैं इसे। स्टोन फिश मतलब इसका भारी स्ट्रक्चर जो होता है एकदम पत्थर जैसा होता है, पता ही नहीं चलता कि मछली है कि क्या है। अगर आप इसको पानी के अंदर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पत्थर रखा हुआ है, बट ये फिश है, स्टोन फिश। सबसे विषैली मछली होती है स्टोन फिश, सबसे विषैली मछली होती है स्टोन फिश। इसके अलावा भी देखिए इस वर्ग के और भी एग्जाम्पल है, जैसे फ्लाइंग फिश, कॉड से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, टॉर्पिडो, रोहू, कतला, ये सभी जो है इस वर्ग के जंतु हैं। क्लियर, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन, वेल, तारा झींगा, पेंगुइन ये मछलियों में नहीं आते हैं, तो इनको लेकर भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास आती है हमारी एम्फीबिया। एम्फीबिया देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं, इस वर्ग में जितने भी जीव आते हैं वो स्थल पे भी रह सकते हैं, सरफेस पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें उभयचर कहते हैं, मतलब एम्फीबिया कहते हैं। इनके शरीर पर शल्क मतलब स्केल्स जो होती है, बाल, पंख वो नहीं होते हैं, पर इनकी त्वचा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है। जो इनकी बाहरी सरफेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती हैं। इस वर्ग में आने वाले जो जीव होते हैं वो अपना श्वसन जो रेस्पिरेशन करते हैं वो इस त्वचा के माध्यम से ही करते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं देखिए, मेंढक आता है इसके अंदर, हाइलाए आते हैं, सेलामेंडर, एक्सोलोटल और हेलबेंडर। सबसे इंपॉर्टेंट मेंढक ही है इसमें। तो एम्फीबिया में आते हैं मेंढक। मेंढक के अगर हम हार्ट की बात करें तो उसके अंदर 3 हमको चैम्बर देखने को मिलते हैं, 3 कक्ष देखने को मिलते हैं। मछलियों में 2 और मेंढक के अंदर 3, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे रेप्टेलिया क्लास, सरीसर्प वर्ग। इस क्लास के अंदर आने वाले जो जीव होते हैं वो हमें रेंगते हुए दिखाई देते हैं, स्थलवासी होते हैं, सरफेस पे रहते हैं। कुछ कुछ जीव जो होते हैं वो जल में भी निवास करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस क्लास के अंदर आने वाले जो जंतु होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून वाले होते हैं। ठंडे खून वाले होने से मतलब ये है कि वातावरण के अनुसार ये शरीर का तापमान जो है वो बदल लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं सरीसर्प वर्ग में आने वाले जंतु। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। इसके एग्जाम्पल डिस्कस करें तो इसके अंदर कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, डेक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। एक एक करके इन एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है, ये क्या करता है, अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसले का निर्माण करता है, और इसका जो भोजन होता है वो क्या होते हैं, दूसरे सांप होते हैं। इसके बाद अगला सांप आता है वाइपर रसेली। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एकमात्र ऐसा सांप है जो कि अंडों की जगह पर सीधे बच्चों को जन्म देता है, वाइपर रसेली। नेक्स्ट आता है रिटल सांप, दुनिया का सबसे ज़्यादा विषैला सांप होता है, रिटल स्नेक। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश जो है बेसिकली इसे समुद्री सांप भी कहा जाता है, पानी के अंदर ये पाया जाता है हाइड्रोफिश। तो ये चारों जो है स्नेक की कैटेगरी दिमाग में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छिपकली की। तो डेक्रो जो है ये एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है। कौन सी, डेक्रो। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए ध्यान रखिएगा। और हिलोडर्मा नामक एक छिपकली होती है, ये दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली है। कौन सी, हिलोडर्मा। नेक्स्ट इस क्लास के अंदर आते हैं डायनासोर। दुनिया का सबसे बड़ा सरीसर्प जो था वो कौन था, डायनासोर था। जुरासिक काल में 65 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये विद्यमान थे। तो ध्यान रखिएगा, सरीसर्प था डायनासोर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम वर्तमान में सबसे बड़े सरीसर्प की बात करें, रेप्टेलिया की बात करें, कौन है, कोमोडो ड्रैगन। ये दुनिया का वर्तमान में सबसे बड़ा रेप्टेलिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मगरमच्छ की। तो ये एकमात्र ऐसा सरीसर्प है, रेप्टेलिया है, जिसके हृदय में 4 चेंबर जो है वो पाए जाते हैं, 4 कक्ष जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। लास्ट में एक प्रजाति के बारे में जरूर दिमाग में रखिएगा, टाइफ्लोप्स जो होते हैं ये अंधे सांप की एक प्रजाति होती हैं, और ये सांप जो होते हैं ये बिना जहर वाले होते हैं। कौन, टाइफ्लोप, ब्लाइंड स्नेक्स की एक प्रजाति हैं। आगे बात करते हैं हम क्लास एविस की, पक्षी वर्ग की। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने वाले के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी भी हमको देखने को मिलते हैं। इस वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं, मतलब प्राणी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब इनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के साथ बदलता नहीं है। तो वार्म ब्लडेड कौन है ये जरूर ध्यान रखिएगा, और कोल्ड ब्लडेड कौन है ये भी आप दिमाग में रखिएगा। 3 भागों में इनका शरीर विभाजित होता है, सर, गर्दन और धड़ में। एग्जाम्पल देखें क्लास एविस के,
कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी, ये सभी जो हैं क्लास एविस के अंदर आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रिच जो है ये एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। सबसे बड़ा अगर जीवित पक्षी की बात करें तो कौन है? शुतुरमुर्ग हैं, मतलब ऑस्ट्रिच। जबकि अगर सबसे छोटे पक्षी की बात करें तो वो कौन सा है? हमिंग बर्ड है। इसे हिंदी में बोला जाता है गुंजन पक्षी। तो हमिंग बर्ड दिमाग में रखिएगा, सबसे छोटा पक्षी। और शुतुरमुर्ग जो है ऑस्ट्रिच, ये सबसे बड़ा पक्षी है। जो हमिंग बर्ड है, गुंजन पक्षी, ये एकमात्र ऐसा पक्षी है, एकमात्र ऐसी बर्ड है जो कि पीछे की ओर उड़ता है। मतलब हर डायरेक्शन में ये उड़ सकता है गुंजन पक्षी। सभी पक्षियों में जो सबसे बड़ा अंडा होता है वो किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। जबकि सबसे छोटा जो होता है वो हमिंग बर्ड का होता है। आगे देखिए, कीवी की बात करें तो कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था, एप्टेरिक्स है। क्या है? एप्टेरिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका अवाविल, जिसे स्विफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है अवाविल। इसी क्लास में हमको एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है उल्लू का। और उल्लू जो होता है वो अपने सिर को 360 डिग्री जो है वो घुमा सकता है। अगर हम भारत में राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वो कौन सा है? मोर है। और मोर का साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि ध्यान रखिएगा क्या है? पावो क्रिस्टेटस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम मैमेलिया की, स्तनधारी वर्ग की। मैमेलिया की बात कर रहे हैं हम, स्तनधारी की। तो इस क्लास के अंदर जितने भी प्राणी आते हैं वो अधिक विकसित होते हैं और आइसोथर्मल होते हैं, मतलब समतापी होते हैं। इनके हृदय के अंदर, हार्ट में, हमको 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। कितने? 4 चैम्बर। मैमेलिया क्लास जो है ये बेसिकली 3 सब क्लास में डिवाइडेड हैं। ये 3 सब क्लास कौन कौन सी हैं? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोथीरिया के अंदर जो जंतु आते हैं वो अविकसित होते हैं। मेटाथीरिया के अंदर मध्य विकसित होते हैं। और यूथीरिया के अंदर पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, मतलब कंप्लीटली डेवलप्ड हमको यहाँ पर प्राणी देखने को मिलते हैं। एक एक करके इनको समझते हैं हम। सबसे पहले प्रोटोथीरिया की बात करते हैं। तो ये जो मैमेलिया है ये अंडे देने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एकिडना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया ये। मोनोट्रिम, ये 2 इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है। इसके बाद में मेटाथीरिया की बात करें, इस सब क्लास के अंदर आने वाले जो जंतु होते हैं वो ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण रूप से विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। प्री मैच्योर बच्चों को ये जन्म देने का काम करते हैं मेटाथीरिया के अंदर आने वाले जंतु। एग्जाम्पल के तौर पर कंगारू, कंगारू इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यूथीरिया की बात करें तो इस सब क्लास के अंदर जो जंतु आते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब डेवलप्ड बेबी को ये बर्थ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, ये एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय हाथी हो गया, मनुष्य हो गए, चमगादड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉल्फिन, कपी, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर चमगादड़ जो है ये एकमात्र उड़ने वाला मैमल है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ब्लू व्हेल जो है फ्रेंड्स सबसे बड़ा स्तनधारी मतलब मैमेलिया है। और सबसे छोटा मैमेलिया कौन है? श्रू है, स्मॉल माउस भी कहते हैं इसको। तो ये क्लियर हुआ आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मैमेलिया से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो भी डिस्कस करते हैं। क्लास एविस और क्लास मैमेलिया के अंदर आने वाले जितने भी जंतु होते हैं ये सारे जंतु समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनका शरीर ताप जो है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। वेल में सबसे विशालतम दांत वाली अगर वेल की बात करें तो वो कौन सी है? स्पर्म वेल है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन को अगर लेकर डिस्कस करें तो ये एक जलीय जंतु है जो कि मैमेलिया में आता है, फिश में नहीं आता है। ये बहुत ही बुद्धिमानी जीव होता है। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियां, स्पीशीज को हम डिस्कस करेंगे जिनसे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। छोटा सा सेक्शन है ये, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज की, मतलब स्थानिक प्रजातियों की। तो जीवों की ये वो प्रजाति होती है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आता है इसके अंदर निकोबारी कबूतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये किस में आता है? एंडेमिक स्पीशीज़ के अंदर आता है। इसके बाद हम बात करें लुप्त प्राय प्रजाति की, तो इसमें वो जीव आते हैं, वो प्रजाति आती हैं जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे कि गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट आती है वल्नरेबल स्पीशीज़। इसका मतलब क्या होता है?
ये वो जीवों की स्पीशीज है, वो प्रजाति है जिनकी संख्या उच्च स्तर तक गिर गई है, जिसके बाद इनके लुप्त प्राय श्रेणी में जाने की संभावना बनी रहती है। इसका एग्जाम्पल है एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं ये, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, मतलब विलुप्त प्रजातियां जो कि विलुप्त हो चुकी है। ऐसी जीवों की प्रजाति जो वर्तमान में नहीं है, खत्म हो गई है, जिसके अंदर आते हैं तस्मानियाई बाघ। क्लियर? तो ये 4 प्रजातियां स्पीशीज को हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम बात करते हैं, एक टर्म है डीकम्पोजर, अपघटक। ये क्या होते हैं? ये वो जीव होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। अब हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे डीकम्पोजर जो है, अपघटक जो है, वो हमको देखने को मिलते हैं। जैसे तालाब के अंदर हमको बैक्टीरिया, कवक, फ्लैगलेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले अपघटक और डीकम्पोजर की बात करें तो उसमें आते हैं केचुए, फंगस, कवक, कीड़े, बैक्टीरिया, ये सब मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। महासागर के अंदर समुद्री अर्चिन, केकड़ा, हैगफिश जैसे डीकम्पोजर जो है वो पाए जाते हैं। घास के मैदान में बात करें तो एसिडोबैक्टीरिया, दीमक जिसे सफ़ेद चींटी भी कहा जाता है, टर्की टेल मशरूम, ये अपघटक जो है हमको देखने को मिलते हैं, डीकम्पोजर। तो ये कुछ इकोसिस्टम में पाए जाने वाले डीकम्पोजर हमने डिस्कस करें। लास्ट में हम फ्रेंड्स बंदर मतलब मंकी के 2 वर्ग जो है, 2 क्लास, वो डिस्कस करेंगे। ये 2 क्लास कौन कौन से हैं? एक है कपी वर्ग और दूसरा है वानर वर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कपी वर्ग के अंदर भी हमको 2 टाइप के कपी देखने को मिलते हैं, एक होते हैं हिन कपी और एक होते हैं महाकपी, मतलब आकार के हिसाब से इनको बांटा गया है। तो हिन कपी छोटे आकार के कपी होते हैं, इसमें आते हैं गिबन, ये सबसे छोटे आकार का कपी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और महाकपी के अंदर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बड़े आकार के मानव नुमा कपी जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमको चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब देखने को मिलते हैं महाकपी के अंदर। क्लियर? वानर वर्ग के अंदर आते हैं कौन? लंगूर, जो कि आप आमतौर पर अपने घर के आसपास जो देखते होंगे बंदर, वो इसी क्लास के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, वो इसी क्लास के होते हैं। ठीक है? अब बंदर की एक किस्म होती है बबून। ये जो होते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है। कौन? बबून। ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो ये बंदर की हमने 2 क्लास डिस्कस करी, ज़्यादा नहीं है, इनमें से ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं। लास्ट एक पॉइंट और डिस्कस करके हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चमगादड़ से रिलेटेड पॉइंट है कि चमगादड़ किस में आते हैं? मेमेलिया के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। ये ऐसे जीव होते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, यही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं चमगादड़। ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये हमारा एनिमल किंगडम का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने कंप्लीट करी है। एग्जाम में इस इन्फॉर्मेशन के बाहर आपसे नहीं पूछेंगे, तो अच्छे से जितना मैंने आपको बताया है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए और बार बार जो मैंने आपको मॉक टेस्ट दिया एनिमल किंगडम का, उसकी प्रैक्टिस करिए। अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको 100 क्वेश्चंस दिए हैं, उसके अंदर लगातार अगर आप वो क्वेश्चंस लगाएंगे तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में हमको इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता ही मिलता है। तो जो मैंने आपके लिए थ्योरी प्लान करी है, ये बिल्कुल टू द पॉइंट ऐसी थ्योरी है जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही। चलिए एक छोटे से टेस्ट की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टाइफ्लोप्स क्या हैं? बेसिकली टाइफ्लोप्स जो होते हैं ये ब्लाइंड स्नेक्स होते हैं। टाइफ्लोप्स के अंदर ब्लाइंड प्रजाति के स्नेक्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली ये। अगला क्वेश्चन है, बेलनोग्लोसस प्राणी जगत के मतलब एनिमल किंगडम के निम्नलिखित में से किस फाइलम से संबंधित हैं, किस संघ से संबंधित हैं? तो बेलनोग्लोसस जो है ये हेमिकॉर्डेटा के अंदर आते हैं। हेमिकॉर्डेटा हमने डिस्कस किया था, ऐसे जंतु जिनका शेप जो होता है वो बेलन के आकार का होता है। तो बेलनोग्लोसस नाम से स्पष्ट है, हमको ध्यान रखिएगा, हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट वर्ग से संबंधित नहीं है? क्लास इंसेक्टा से संबंधित नहीं है। बिच्छू हुए या फिर मकड़ी हुए, ये कीट वर्ग के अंदर नहीं आते हैं। कीट वर्ग के अंदर वो जंतु आते हैं जिनके 6 पैर होते हैं और मकड़ी और बिच्छू के 6 पैर से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बिच्छू जो है ये कीट वर्ग के अंदर नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? अमीबा हुए, पैरामीशियम हुए, ये सब जो होते हैं फ्रेंड्स ये प्रोटोजोआ संघ के अंदर आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ए आंसर। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है? तो मच्छरों को नियंत्रित करने वाली मछली कौन सी है? गेम्बूसिया। बी आंसर। ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? यूग्लिना को। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और देखते हैं हम
निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? स्टारफिश जो है ये मछली नहीं है। स्टारफिश जो है ये काइनोड मेटा संघ के अंदर आती है और इसे एस्टेरियस के नाम से जाना जाता है। स्टारफिश मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा मैमेलिया कौन सा है? स्तनपाई जीव जो है वो कौन सा है? तो ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनपाई है, मैमेलिया है। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सिलेंटेटा संघ के अंदर आने वाले जंतु जो होते हैं वो कोरल रीफ का निर्माण करते हैं और ये जंतु जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, उसी से इसका निर्माण होता है। सिलेंटेटा संघ के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। सी आंसर। फ्लैट वॉर्म्स चपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? फ्लैट वॉर्म्स या फिर टैप वॉर्म्स जो होते हैं ये सब प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर आते हैं और इनके एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे। प्लेनेरिया, फेसियोला, टीनिया सोलियम, ये सभी एग्जाम्पल हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के। तो ये आंसर। निम्नलिखित में से जो नियततापी प्राणी होते हैं वार्म ब्लडेड, वो कौन सा है? मतलब समतापी, नेचर के टेम्परेचर से उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चमगादड़ जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। सांप जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सांप हुए, चिपकली हुए, ये सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। चमगादड़ वार्म ब्लडेड होता है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेंढक जो होते हैं ये अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो बबून जो बंदर की एक किस्म है ये सबसे बड़ा बंदर है। बी आंसर। सबसे छोटा जो होता है वो कौन सा होता है? गिबन। गिबन जो होते हैं ये हिन कपी होते हैं जो कि आकार में सबसे छोटे कपी होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो मकड़ियों के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। बी आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंगोकोल मतलब स्पंज गुहा जो होती है और कैनल जो होती है उनको अलाइन करने का काम करती हैं? तो स्पंगोकोल और कैनल सिस्टम को अलाइन करने का काम जो करती है वो कौन सी करती हैं? कॉलर कोशिका करती हैं, कॉलर सेल। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हमने सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से लगा लिए। आई होप आपने भी सब सॉल्व कर लिए होंगे। अच्छे से थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको, तब आपसे सारे क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से लग जाएंगे। टेस्ट के अंदर मैंने लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आपको दे रखे हैं, तो आप बार बार उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन आपका 100% इसी में से देखने को मिलेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो आज के सेशन में इतना ही। काफ़ी बड़ा सेशन था हमारा पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। हम चाहते थे इसको थोड़ा थोड़ा कर करके 3-4 लेक्चर्स में पढ़ सकते थे, बट वो हमारे लिए ही कन्फ्यूजन होता, इसीलिए हमने इसको सिंगल वीडियो के अंदर ख़त्म किया है और आपको भी सिंगल वीडियो में ही ख़त्म करना है इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।